वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए अब आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1। इट मीन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आप क्या देखेंगे? पहली बात तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैटर एग्जिस्ट, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सॉलिड बोलते हैं। इट मीन्स दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। वो सॉलिड कहलाते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप। नंबर 1, एमॉर्फस या सूडो या सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ना हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उनको क्या बोलेंगे हम? अब आपके इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं, वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाते हैं? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जिन सॉलिड के अंदर रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम आपका अमरफस, अमरफस सॉलिड। इनका दूसरा नाम भी कहलाता है सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है? सूडो सॉलिड का मतलब होता है वो देखने में तो आपको सॉलिड लगेंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? लिक्विड की होती है। सिंस दे सीम टू बी ए सॉलिड बट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड यानी फ्लूइड, वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी रखते हैं। मीट मीन्स दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। उनके अंदर क्या होता है? फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, बहने का गुण होता है, बहते हैं वो ऊपर से नीचे तक। इसे क्या कराते हैं हमारे? इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम आपका सूडो सॉलिड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों? आप ये समझ लीजिए जैसे कोई लिक्विड बिल्कुल जमा दे जाए तो वो सॉलिड की तरह लगने लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड या अमॉर्फस सॉलिड, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अमॉर्फस सॉलिड मैंने एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, सभी बराबर है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी सॉलिड छोटे छोटे स्फीयर से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद में फिर मान लीजिए क्या, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ आया, एक यहाँ आया, उसके बाद पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये आया। ऐसे सॉलिड यहाँ रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, इनको क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आपका ग्लास, कांच जो होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिलिकॉन ऑक्साइड के होते हैं, यानी उस सिलिकॉन ऑक्साइड को हम कांच बोलते हैं। लेकिन कांच भी सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, और क्वार्ट्ज जो आपको बताया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो भी क्या है? वो भी सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये होता है कि एक के अंदर रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता, ये तो हमारे फर्स्ट सॉलिड हुए। और अगर हमारा रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, ये क्या है हमारा? ये हमारे होंगे क्रिस्टलाइन। ठीक है, सूडो सॉलिड को एक नाम और भी देते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं? एक नाम क्या होता है और? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। अब आप कहेंगे शॉर्ट रेंज क्यों? हालांकि इनके अंदर भी आप देख रहे हैं कुछ दूरी तक इनके अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, एक के बाद दूसरा पार्टिकल, दूसरे बाद तीसरा। तो कुछ दूरी तक इनके अंदर क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर यानी क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं हमारे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। ठीक है, तो पहला नाम एमॉर्फस, दूसरा नाम सूडो, तीसरा नाम सुपरकूल्ड, और चौथा क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। जैसे हमारा ग्लास, कांच हुआ, वुड लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, रबड़ हुई, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब के सब हमारे एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, इनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि बताइएगा, जो एमॉर्फस सॉलिड जो आपका क्वेश्चन आता है कि वाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडोज, वाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडोज बिकम थिकर एट द बॉटम। यानी जो ओल्ड बिल्डिंग विंडोज होती हैं, उनके जो कांच होते हैं नीचे से, वो मोटे हो जाते हैं,
ओल्ड बिल्डिंग विंडोज का मतलब ये है कि लगभग आपका बहुत पुरानी, मान लिया कोई 30-40 साल 50 साल पुराना कोई विंडो में ग्लास लगा हुआ है, अगर आप उसे नीचे से देखेंगे तो आपको मोटा दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो आपको थोड़ा पतला दिखाई देगा। इट मीन्स चूंकि ऊपर से नीचे को फ्लो हुए पार्टिकल, इसके अंदर क्या है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। जब फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है तो जिनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएंगे, वो आपके सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के अंदर ही फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड के अंदर तो नहीं होती। लेकिन यहाँ आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लो कर रहे हैं, फ्लोइंग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, हमारे अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, वो सॉलिड, क्रिस्टलाइन को नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड, इसके क्रिस्टलाइन या लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। तो ऐसे सॉलिड, दो सॉलिड विच हैव रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट द सॉलिड इज नोन एज, क्या कहलाते हैं हमारे, क्रिस्टलाइन सॉलिड या लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड। चाहे इधर को देख लो, मान लो इधर को देखेंगे तब भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, इधर को देखेंगे तब भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ना कोई बीच में पार्टिकल मिसिंग हो रहा है। उसका मतलब क्या है, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल ऑफ क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जितने भी हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं सब क्या हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में, कोवेलेंट या नेटवर्क में, और चौथे कहलाते हैं मेटेलिक सॉलिड में। तो समझ आ गई होगा आपके बात। अगर मैं बात करता हूं, ये स्ट्रक्चर तो होगी हमारी ग्लास की, इसमें भी सिलिकॉन ऑक्साइड के पार्टिकल हैं, और ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं जो वॉचेस में लगे होते हैं, और ये भी किसका बना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का। दोनों बने एक ही चीज के हैं, पर क्या केवल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का है। जैसे आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 2 देखेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर फिगर बनी हुई है, तो आप देखेंगे उसमें फिगर में 1.1 1.2 है शायद, तो उसमें देखेंगे एक में रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है, दूसरे में रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। तो जिसमें रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है वो आपका क्वार्ट्ज होगा, और जिसमें अरेंजमेंट नहीं है वो हमारा ग्लास होगा। तो इस तरह से हम एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को समझते हैं। दूसरा हमारा एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडोज बिकम मिल्की, यानी जो पुरानी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो कांच होते हैं वो मिल्की यानी धुंधले हो जाते हैं। क्यों, अब आप कहेंगे धुंधले क्या मतलब होता है। धुंधले का मीनिंग होता है बेटा कि मान लीजिए आपने बहुत पुराना कांच देखेंगे, वही 30-40 साल पुराना, तो आपको ग्लास होगा, आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक हो जाएगा वो, उसके अंदर आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इतने सालों में सर्दियां गर्मियां आई हैं, धूप भी पड़ी है, ठंड भी पड़ी है, तो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो एक्चुअल में एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे आपके क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होने के कारण वो क्या होंगे आपके, वो आपके, भाई पहले तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ था नहीं, अब जब मान लीजिए ये आपका जो सॉलिड है ये पहले एमॉर्फस है, और एमॉर्फस के बाद हमने क्या करा, इसको हीट कर दिया। मान लिया आपने इसको हीट किया ग्लास को, तो क्या होगा, आप ऐसा समझ लीजिएगा, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं जो पहले दूर दूर थे अब क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये अमॉर्फस से किस में कन्वर्ट हो गया, क्रिस्टलाइन में। जब ये अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, तो ये आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में हो जाता। ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, और ये क्या आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने के कारण एमॉर्फस सॉलिड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप एमरफस को गर्म करेंगे तो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होगा, और क्रिस्टलाइन को गर्म करेंगे तो एमरफस में कन्वर्ट होगा। ये रिवर्सिबल समझते हैं हम इसको। नेक्स्ट आपकी बात आती है अब कि टाइप ऑफ, तो ये क्वेश्चन तो हमारा किससे रिलेटेड हुआ, एमरफस सॉलिड से, कि बताइएगा मिल्की क्यों जाते हैं और बताइएगा वो आपका नीचे थिकर क्यों जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि आप ये बताइए जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको फर्दर हमने क्लासिफाइड किया, क्या है, पहला कहलाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो समझ लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। कौन से होते हैं, दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो हमारे, मॉलिक्यूल हो, एंड हेल्ड टुगेदर, और आपस में जुड़े हो बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे हमारे, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट पहले कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होंगे पोलर मॉलिक्यूलर, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपका जुड़े होते हैं किससे, हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा आपने, नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या बताएंगे, दो सॉलिड इन विच constituent particles are held together by polar covalent bond। is called, क्या कहलाएंगे वो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, NH3, HCl, ये सब क्या होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पढ़ा होगा आपने, H+Cl-। दूसरे होते कौन से हमारे, नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होगा, दो सॉलिड, ये सब छोटी गल बेटा अभी, इन विच मॉलिक्यूल held together by लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल P4S8, ठीक है, और आपका CCl4, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर। इनके अंदर क्या होते हैं, नॉन पोलर हमारे लंडन फोर्स होती है, इसके अंदर आप मान सकते हैं डायपोल डायपोल फोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल आइस, क्या होगा? आइस, आइस हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाता है। तो एक तरीके से आप इसको यहां पर आप इसको बोलकर डाइपोल डाइपोल फोर्स कर लीजिएगा। तो क्या कहलाएंगे हमारे? पोलर, जो डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े हो, नॉन पोलर, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हो, आइस। आप देखा होगा पार्टिकल स्ट्रक्चर, वाटर में क्या होता है? आप जानते हैं वाटर में स्ट्रक्चर होती है HOH, उसके बाद में फिर O, फिर H, फिर H। इस तरह से क्या होता है? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं आपस में। बल्कि आप इसको ठीक है, तो क्या हमारा ये आइस कहलाता है हमारा। तो आइस क्या होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या समझ में आया हमारा? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक दूसरे से आज जुड़े होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। आपको 11th में मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। लंदन फोर्स हुआ, डायपोल फोर्स हुआ, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। तीसरा आपकी दूसरा आता है नॉन पोलर, जिनके अंदर हमारे डिस्पर्सन फोर्स जुड़े हों। तीसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हों। तो ये मॉलिक्यूल के पार्ट हुए। उसके बाद बात आती है हमारी आयनिक सॉलिड की, यानी पी पार्ट। आयनिक सॉलिड क्या होंगे? दो सॉलिड in which constituent particles are ions, जिसमें क्या हो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होती हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय एट्रैक्टिव फोर्स। कहां से जुड़ी हो? एट्रैक्टिव फोर्स से। इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे वो? उनको हम आयनिक सॉलिड बोलते हैं। जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, ये सब क्या होंगे? ये सब के सब हमारे आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं आपकी आयनिक सॉलिड की। तो पहले कौन से हुए? मॉलिकुलर, दूसरे हमारे आयनिक। अब इसके बाद तीसरे आते हैं आपके कोवलेंट या नेटवर्क, यानी सी पार्ट। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होंगे? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड दो सॉलिड इन विच constituent particles are atoms, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल आपके क्या हो? एटम्स होते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड
कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल आपका? देखो बेटा एग्जाम्पल हम लेंगे आपका सिलिकॉन ऑक्साइड या SiC सिलिकॉन कार्बाइड, और उसके बाद आपका ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। और लास्ट आते हैं आपके, लास्ट को बोलते हैं डी, मेटलिक सॉलिड। मेटलिक सॉलिड क्या होते हैं? देखो इसको हम समझा सकते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा आप। मान लीजिए कोई मेटल है तो वो अपने आप को क्रिस्टल्स के फॉर्म में रखती है, ये इसके क्रिस्टल्स होते हैं। और यहां क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए लिथियम आप लेते हैं, सबसे पहली मेटल लिथियम है, तो लिथियम कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो चूंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने के कारण लिथियम अपने आप को एग्जिस्ट करता है Li प्लस आयन की फॉर्म में और प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो जो Li प्लस आयन है, ये तो मान लीजिए हमने लिथियम आयन ले ली सपोज कीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो लिथियम आयन है इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहलाता है। तो आपका मेटलिक सॉलिड का मतलब क्या हुआ? दो सॉलिड in which constituent particles are kernels and mobile electron and held together by electrostatic force of attraction। is called metallic solid। वो क्या कराएंगे हमारे, उनको मेटलिक सॉलिड बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटल, जितने भी मेटल होती हैं वो क्या होती है हमारी? मेटलिक सॉलिड्स कहलाती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कंडक्टिविटी के बारे में। क्या होता है कंडक्टिविटी? वो आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि जो मेटलिक सॉलिड होते हैं उनकी मेटलिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों घट जाती है। मान लिए आपने ये समझ लीजिएगा, सपोज कीजिए मैंने एक ये मेटल ले लिया है, ये हमारा एक मेटल है, मैंने इसकी किनारों को गर्म किया। ठीक है, तो क्या होगा? हीट कंडक्ट होती है हमारी, यहां से इधर को चलेगी। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमने मतलब मेटलिक सॉलिड है, मान लीजिए वायर है, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? कंडक्टिविटी यानी एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी घट जाती है।
क्यों? देखिए, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन होते हैं घूमते रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि घूमते हैं। अब जब हम इसको मेटल को गर्म करते हैं तो इनकी जो क्रिनेल्स है इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्रिनेल्स की एनर्जी बढ़ने के कारण ये क्रिनेल क्या करेगा, मान लिए ये क्रिनेल अपने एक्सेस पर ऐसे ऊपर नीचे क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपने एक्सेस के ऊपर नीचे। यानी ये क्रिनेल्स ऐसे ऊपर पहुंचेगा, ये क्रिनेल्स ऐसे ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, और इससे पहले होगा तो वो इसको आगे पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा। तो यहां से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यानी पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे, अब क्या होगा, अब ये आपके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे। जब वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कंडक्टेंस है वो घट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे when we increase the temperature of metal, vibration kernels start to vibrate and come in the way of mobile electron। और क्या होते हैं वो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाते हैं। देयरफॉर इसीलिए जो कंडक्टेंस होता है मेटलिक कंडक्टर का, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, आगे पूछते हैं आपसे, बताइएगा कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर मेटलिक सॉलिड के बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन की पार्ट है हमारी, तो मेटलिक जो सॉलिड होते हैं वो आपका रिजिड क्यों होते हैं। अगर मान लीजिए आप लोहे को दबाओगे हाथ से तो आपके हाथ से दबेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके कंस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जब आप उनको प्रेस करेंगे तो अपने जो आपका मीन पोजीशन होती है उसी पे डेविएट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते। अपनी जगह ना छोड़ने के कारण क्या होंगे, वो हार्ड होंगे और वो रिजिड होंगे। यानी उनको ना तो आप दबा सकते, ना आप उनको क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते, इसलिए वो क्या होते हैं, सख्त होते हैं। दूसरा आता है कि भाई जो हमारे ये जो मेटलिक सॉलिड होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है। डेफिनेट क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, फोर्स प्रोटेक्शन के कारण उनका शेप भी डेफिनेट होगा। तो इस तरीके से ये आप समझ रहे हैं किसके बारे में, आपका कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नंबर 1, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। नंबर 2, क्लीवेज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड का मतलब होता है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, वो डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं रखते। मान लिया कि लोहे का हमने टुकड़ा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने मान लीजिए 500 किलो का एक लोहे का पीस ले लिया, उसको हमने रख दिया, तो उसकी सिर्फ वैसी रहेगी क्योंकि उसके कंस्टेंट पार्टिकल क्या एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। लेकिन अगर हमने सपोज कीजिए कोई कांच का टुकड़ा ले लिया, मान लीजिए 50 किलो का या 500 किलो का, उसको हमने रख दिया, तो क्या होगा, नीचे से तो मोटा हो जाएगा और ऊपर से क्या होगा, वो पतला हो जाएगा, यानी थोड़ा थिन हो जाएगा, नीचे थिकर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो डेफिनेट होती है, और जब हमारे पास सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती। नंबर 2, क्लीवेज ऑफ सॉलिड। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ ए सॉलिड बाय ए शार्प एज टूल टू द स्मूथ सर्फेसेस इज नोन एज क्लीव। उसको क्लीव्ड बोलते हैं और इसको क्लीवेज बोलते हैं। मान लीजिए आपने कोई सॉलिड लिया, आपने उसको किसी शार्प एज टूल यानी उसे धारदार चीज से काटा, तो वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में यानी स्मूथ शेप कट जाएगी उसकी, यानी दोनों जो उसकी सरफेस होंगी स्मूथ होंगी। लेकिन अगर आप अमॉर्फस सॉलिड लोगे तो उनकी जो दोनों आपका सरफेस होंगे वो स्मूथ नहीं होंगी। जैसे आपने अमॉर्फस सॉलिड में रबड़ लिया, रबड़ की एक बॉल ले लिया आपने, उसको आप चाकू से काटने लगे,
तो क्या होगी, वो कहीं से उभरी हुई होगी, कहीं से दबी होगी, कहीं से उभरी होगी, कहीं से दबी होगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका स्मूथ सेफ सरफेस नहीं होंगी, यानी बिल्कुल स्मूथ सेफ। आप बॉल ही है सपोज कीजिए, बॉल का आप सॉलिड बॉल है रबड़ की, आप उसे चाकू से काटो तो क्या होगा, बीच में से कहीं पार्टिकल होंगे, कहीं पार्टिकल नहीं होंगे। इसका मतलब होगा स्मूथ नहीं कटेगी। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी कहलाती है। तीसरी बात आती है आपकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या है, दे फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा 850 डिग्री सपोज कीजिए, सपोज आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 850, तो जब उनको गर्म करेंगे तो सडन चेंज होते हैं एकदम। मान लीजिए 850 मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर किस क्रिस्टलाइन सॉलिड का 850 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो 850 तक तो क्या होगा, सॉलिड रहेगा, यानी 849 तक। जैसे 850 आएगा तुरंत क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, दे फर्स्ट सॉफ्टन अप टू वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट। अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड के, तो पहले क्या होंगे, जब उनको गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज तक तो पहले सॉफ्ट होंगे वो, जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक को जब आप गर्म करोगे तो प्लास्टिक एकदम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, पहले क्या होगी, वो सॉफ्ट होगी, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह जिसमें होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं, यानी दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं आपका आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।